अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। पाकिस्तान में IPPs इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के कातिलाना मुआहदे, लेकिन बस बहुत हो चुका, अब बहुत कुछ तब्दील होने जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं इस वक्त उस तब्दीली की जिसमें IPPs के कैपेसिटी बेस्ड मॉडल को टेक एंड पे मॉडल में तब्दील किया जाना, इसके लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। और इसी हवाले से आज बिजनेस रिकॉर्डर में सीनियर जर्नलिस्ट मुश्ताक घुमन की भी एक एक्सक्लूसिव स्टोरी है, उसी के ऊपर मैं बात करूंगा। कुछ जो आला हुकूमती माहिरीन और IPPs के आला हुक्काम के दरमियान मुलाकातें जो हैं इस वक्त इस्लामाबाद में भी हुई हैं और पिंडी में भी हुई हैं, और ये फैसला किया गया है कि जनाब इस मॉडल को, जो एग्जिस्टिंग आपका कैपेसिटी बेस्ड मॉडल है, इसको टेक एंड पे मॉडल में तब्दील किया जाए ताकि बिजली के बिलों में हकीकी रिलीफ, जो टैरिफ स्ट्रक्चर है उसमें हकीकी रिलीफ आवाम को और सार्फिन को, घरेलू सार्फिन को मिले। उनको ये बावर करा दिया गया है कि जनाब ये जो मौजूदा बिजली के नर्क हैं ये ना तो घरेलू सार्फिन के लिए काबिल बर्दाश्त हैं और ना ही इससे पाकिस्तान में सनत और हिरफत चल सकती है। ये मोस्ट फाइनलाइज होने के करीब है और साथ ही साथ जो पावर सेक्टर की जो टास्क फोर्स है वो काफ़ी मुतहरिक है। कोई 24 के करीब उन्होंने अपनी सिफारिशात पेश की हैं जिसके ऊपर अमल किया जाना है और ड्राफ्टिंग होनी है। उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। अपने गेस्ट पैनल से आप का तारुफ कराता चलूं। इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर सलाहुद्दीन रिफाई साहब, सीनियर एनर्जी एक्सपर्ट हैं। 44 साल तजर्बा है आपका पावर यूटिलिटी मैनेजमेंट में, जिसमें ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पैच नेटवर्क और इसके अलावा हर तरह के जो जनरेटर्स हैं या हर तरह के जो पावर हाउसेस हैं जिसमें हाइड्रो पावर, थर्मल पावर, न्यूक्लियर पावर और IPPs शामिल हैं, उससे ये मुंसलिक भी रहें और नेपरा को भी आपने सर्व किया है। हमारी खुशकिस्मती है इंजीनियर सलाहुद्दीन रिफाई साहब इस वक्त इस अहम तरीन मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया रिफाई साहब आपके वक्त का। और साथ ही साथ अरशद अब्बासी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, सीनियर तज्जियाकार हैं और एनर्जी सेक्टर पर बहुत गहरा मुशाहिदा रखते हैं। इससे पहले भी हमारे प्रोग्राम में शरीक होते रहे, आज भी मौजूद हैं। अरशद अब्बासी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं, नाजरीन एक चार्ट आपके सामने पेश करता हूं, उससे ज़रा समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। हम अपने डिस्कशन को आगे ड्राइव करेंगे। पाकिस्तान में 1994, 2002 और 2015 की पावर पॉलिसीज़ आई और इन्हीं पावर पॉलिसीज़ के तहत पाकिस्तान में जो पावर प्रोड्यूसर्स IPPs जो हैं वो लगी। ये आपके सामने चार्ट है जिसमें हम देख सकते हैं कि 2015 में पाकिस्तान में जो एवरेज कंजप्शन थी, यानी बिजली की जो औसत खपत थी, वो 13,000 मेगावाट थी और जो जनरेशन कैपेसिटी यानी पैदावारी सलाहियत थी वो 20,000 मेगावाट थी। तो इस इक्वेशन के साथ जो कैपेसिटी पेमेंट बनती थी IPPs की वो 200 अरब रुपए बनती थी। अब अगर आ जाए आगे 9 साल बाद यानी 2024 में आपकी जो एवरेज कंजम्पशन या जो औसत खपत है वो वही रही 13,000 मेगावाट, वो बड़ी नहीं है, लेकिन जो पैदावारी सलाहियत है वो आपने 23,000 मेगावाट उसमें इजाफा कर लिया, वो 20,000 से 43,000 मेगावाट हो गई इस 9 साल के दरमियान। और इस तरह से इस रेशो से जो कैपेसिटी पेमेंट जो बिल था IPPs के लिए वो 200 अरब से बढ़कर 2,142 अरब रुपए हो गया। और हमारे सियासी जमातें, हमारे सियासतदान इसके ऊपर बड़ा क्रेडिट लेते रहे कि हमने अपने दौर में बिजली के कारखाने लगाए और इतनी बिजली सिस्टम में ऐड की। आज वही कारखाने जो हैं वो हमारी जान के ऊपर मुसीबत बने हुए हैं। रिफाई साहब आपकी तरफ सबसे पहले आता हूं कि ये किस तरह की पॉलिसी थी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 1994 और 2002 की जो पॉलिसी थी उसके तहत जो IPPs वगैरह बनी थी वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं थी। असल मसला 2015 की पावर पॉलिसी के बाद बनने वाली जो IPPs हैं और बशमूल जिसमें CPEC के अंडर जो IPPs बनी चाइनीज इन्वेस्टमेंट के साथ, उन्होंने बहुत बड़ा इस वक्त उनकी वजह से यह मसला हुआ है। रिफाई साहब। जनाब इमरान साहब, जो आपने फरमाया इंट्रो में, इंक्लूडिंग ये लास्ट आइटम जो आपने कही कि इजाफा हुआ, ये मजमूई तौर पर ठीक है, लेकिन असल मसला ये है कि हम ज़रा देखें कि इसकी बुनियादें जो हैं ख़राब कहाँ से हुई। अगर बुनियाद टेढ़ी हो तो फिर उसके ऊपर तामीर जो है वो भी गलत होगी, कमज़ोर होगी, टेढ़ी होगी। जो हबको का टैरिफ था
उसको एक मॉडल बनाया गया बाकी आईपीपीज़ के टैरिफ के लिए 94 के और 94 के टैरिफ को बाकी 2002 और 15 के लिए। टैरिफ की मॉडलिंग में कुछ बुनियादी तौर पर गलतियां थी, जैसे कि हम देखें कि 94 में की पॉलिसी में जो आपको मॉडल पर बना, कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट की गई कि हमने जो पावर हाउसेज अप फ्रंट टैरिफ से जो हमने आईपीपीज़ हासिल किए, उसमें थर्मल आईपीपीज़ में हमें जो रेट मिला वो कैपेसिटी पेमेंट $18 पर किलोवाट पर मंथ था और डॉलर के साथ मुंसलिक था। और उसमें जो रिटर्न ऑन इक्विटी है उसमें अमेरिकन डॉलर की जो अमेरिका में डिफ्लेशन होती है या इन्फ्लेशन होती है वो भी उसमें शामिल थी। तो उसको बुनियाद बनाकर जब बांग्लादेश और इजिप्ट में उन्होंने इसी तकरीबन मिलते जुलते रूल्स पे काम किया, कुछ उन्होंने हमसे ज़्यादा बेहतर उनमें टैरिफ बनाया, लेकिन अगर ये सूरत मिले तो उनकी जो कैपेसिटी वो कॉस्ट आई वो $7, क्योंकि उनकी जो बेसिक कैपिटल कॉस्ट थी वही 1/3 थी। तो बुनियादी ख़राबी तो हुई कि 94 में जो अप फ्रंट टैरिफ है हमारी 94 की टास्क फोर्स के नतीजे में, काम के नतीजे में किया गया, वही गलत था, वो वेल फाउंडेड नहीं था, वेल स्टडीड नहीं था, वेल एनालाइज नहीं था। अगर आज भी कोई काम ऐसे होता है कि नॉन प्रोफेशनल्स को रख के और छुप छुपा के कोई ऐसी डील्स की जाती हैं और बग़ैर एनालिसिस के की जाती हैं तो उनका नतीजा वैसा ही बुरा या उस जैसा हो सकता है। जैसे कि आपने फरमाया कि कोई नई कोशिशें की जा रही हैं, मैं उन कोशिशों से लाइल्म हूँ और उसका डाटा देखना चाहूँगा कि क्या वो ऐसा है। उस वक्त भी यही हुआ था कि पावर प्लानिंग वालों को, पावर सेक्टर को नहीं पूछा गया। उस टास्क फोर्स में जिन्होंने ये फैसला किया था 94 की पॉलिसी में, जो बुनियाद बनी बाकी पॉलिसियों का, उसमें एक भी इंजीनियर पावर सेक्टर का नहीं था, एक भी नहीं था। न से था, कराची इलेक्ट्रिक से एक साहब थे जो एमडी थे और वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे, बेसिकली उन्हें लगा दिया। और सरहद जो वापडा की तरफ से एक ही साहब थे, चेयरमैन थे, जो दही और क्रीम और उसकी फैक्ट्री के मालिक थे और उन्हें चेयरमैन बना दिया गया था 91 में। तो ये इन चीज़ों का नतीजा बड़ा ख़राब हुआ। उसी तरह 2013 से 2018 तक के जो एग्रीमेंट हुए उसमें जैसे आपने कहा कि 23,000 मेगावाट के कर दिए गए, वो बहुत ज़रूरत से बहुत ज़्यादा थे। मैंने बतौर जनरल मैनेजर इंचार्ज ऑफ नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर पूरा पाकिस्तान, मैंने 2005 में डिमांड दी थी वापडा को कि आईपीपीज़ ने अपना ब्लैकमेल करके जब रेट बढ़ाते जा रहे थे और 2002 की पॉलिसी के तहत ना आ रहे थे लेकिन अपने रेट बढ़ाते जा रहे थे और वापडा को रोक दिया गया था पावर सेक्टर को कि आप एक थर्मल पावर हाउस एक भी नहीं बना सकते 92 में, और उनको बैन कर दिया गया था। तो वो हमने प्रेसिडेंट से, दैन प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ से हमने कोशिश करके अप्रूवल ली और 3 पावर हाउस हमने कहा कि 450 मेगावाट ईच जो पुराने हमारे आइडल हैं उनकी जगहों पे थर्मल बना दें और लोड सेंटर्स में बेहतरीन, और वो जगह मौजूद है, लोड सेंटर में है और वहाँ उसके ज़्यादा सियासी चक्कर नहीं है, जल्दी हो जाएगा। तो 450 मेगावाट ईच था, ये उनकी ज़रूरत थी। उनमें एक जो है वो आगे चला लेकिन वो भी बन नहीं सका, वेस्टेड इंटरेस्ट ने उसे रोक दिया क्योंकि जो कॉस्ट आई थी वो आईपीपी के 94 की कॉस्ट से आधी से भी कम थी। तो इसलिए जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे वो कहते थे कि ये अगर हो गया तो ये तो साबित हो जाएगा कि हमने इन्फ्लेटेड कॉस्ट पे। सर यहाँ पर उसकी बजाय एक बात साबित हो रही है वो ये कि रॉन्ग एट वेरी बिगनिंग हुआ इस पूरे मामले में। अरशद अब्बासी साहब आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा नाज़रीन को हम ये दिखाना चाहेंगे कि माली साल 2015 में और उसके बाद माली साल 2024 जो आईपीपीज़ के कैपेसिटी टैरिफ है, फी यूनिट है, वो क्या थी। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि 2015-16 में ₹2.78 जो है वो आपका आईपीपीज़ की औसत कैपेसिटी टैरिफ था फी यूनिट, और फिर जो 2025 में अगर आप आ जाएं 24-25 के माली साल में तो ये ₹18.39 हो जाती है। अरशद अब्बासी साहब, ये जो बात की जा रही है हफ्कों का जब टैरिफ स्ट्रक्चर और अपफ्रंट टैरिफ जो इसका सेट किया जा रहा था, उस वक्त वो लोग शामिल थे इसको बनाने में जिनका इस पूरे निज़ाम से कोई ताल्लुक ही नहीं था। कोई डेयरी का मालिक था, कोई टेक्सटाइल का, या कोई बिजनेसमैन, और वो ये सब मिलकर बना रहे थे। तो कहाँ थी उस वक्त की हुकूमत, कहाँ थी उस वक्त की ब्यूरोक्रेसी और कहाँ थी उस वक्त के रेगुलेटर्स? इमरान, पहली तो बात ये कि शुक्रिया आपने सलाउद्दीन रफ़ाई को इस प्रोग्राम में शामिल किया। ये मेरे भी उस्ताद रहे हैं और मेरे बेटा जो कि इंजीनियर उसके भी रहे हैं, तो इनके सामने कुछ जो बेस्ट ऑफ अपनी इंफॉर्मेशन है और स्पेशली जो मेरा एक्सपीरियंस है नैब का, मुझे ये सारे पावर परचेज एग्रीमेंट देखने का इत्तेफाक हुआ है। और बड़ा एक अफसोस की बात ये है
ये तकरीबन 300-350 पेजेस के एग्रीमेंट है। ये पाकिस्तान में ना तो इनकी लगता है कि ड्राफ्टिंग हुई है और ना कहीं किसी ने पढ़े हैं। और मजे की बात यह कि जो पावर परचेज एग्रीमेंट 1994 में है वही 2015 में भी आया है। यानी आप देखें कि इस अरसे में किसी ने कोई चीज़ सीखी, जवाब है नहीं है। आपके प्रोग्राम में एक आपको बात बता दूं जिससे आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। देखिए, ये जो भी कुछ हो रहा है पावर सेक्टर में, जिसने पाकिस्तान को एक कशकोल बना दिया है पूरी दुनिया में, ये मैं नहीं कह रहा, वज़ीर आज़म साहब कह रहे। अब सुनिए, एक ये जो 2015 की पॉलिसी है, इसमें LNG के पावर प्रोजेक्ट भी लगे। इसमें एक तरफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है उसकी पावर होल्डिंग कंपनी है, वो बिजली बेच रही है और CPPA बिजली ले रही है। यानी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर दो कंपनियां, एक सेलर है एक बायर है। इनमें कोई मसला हो जाए तो ये पाकिस्तान में बात नहीं करेंगे, इनका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन तीसरी जगह में जाके फैसला होगा, लंदन में जाके बात करेंगे। क्या आप बताएं, ये आपने कहा ना कि आपके गुम्मन ने खबर दी, यार खबर हमसे पूछें, ये सामने हमें पता है क्या नहीं है। देखिए, इतना आपका होना चाहिए इंटेलिजेंस कि जब कोई चीज़ मूव भी होती है ना, आजकल एक वर्ड के डॉक्यूमेंट को कोई आगे पीछे करता है वो पता लग जाता है। आपके क्या ख्याल के जिन्होंने बिगाड़ पैदा किया है वही इसको सॉल्व करेंगे? और ये एक ही लगा हुआ है कि जी IPP 2094 और IPP 2002, भाई 2094 की IPP पहले की मेरी स्पोर्ट थी, रिटायर्ड हो गए, वो अभी भी चल रहे हैं। गुल अहमद और टपाल कराची में वो 2023 में 22 में रिटायर्ड हो गए थे। किसी की जरूरत है, आप कराची में बैठे हुए हैं, पूछन के इलेक्ट्रिक से, वो इस महीने जुलाई भी चले, उन्होंने एनर्जी दी और सबसे महंगी तरीन दी है। ये बातें ही हैं। ये एक और बात ये है कि आपसे एक बात करेंगे, आप समझ जाएं और आपके नाज़रीन भी समझ जाएंगे जो देखने वाले भी हैं। रफ़ाई साहब तो माशाल्लाह वैसे लेजेंडरी है। देखिए, वो कहते हैं अकल बड़ी है कि भैंस, अगर आप डंडे के जोर से करेंगे कि आओ जी इधर आओ सारे नीचे बैठो, अब भाई बात सुने, ये मसला ऐसे हल नहीं होते दुनिया में, ये तरीकाकार नहीं है। आपने ये काम नहीं करना। हाँ, उन्हीं पावर परचेज एग्रीमेंट है, अगर तो कोई बंदा है तो उन्हीं के अंदर ऐसी चीज़ें निकाल सकता है वो है जिससे ये सारे नॉकआउट हो सकते हैं। और एक बात, दूसरी बात है कि क्या एक यही वजह है, ये मेरे ख्याल में 6 महीने पहले हमने वज़ीर आज़म को कहा कि देखे प्यारे वज़ीर आज़म, कितने ज़बरदस्त आपकी पर्सनैलिटी है, जब आप बात करते हैं तो दुनिया आपकी तरफ देखती है। ये ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस जो हैं ये 600 बिलियन के, ये मेरे जैसा आजिज़ ये 6 महीने आधे कर सकता है, उसके पर कोई ध्यान नहीं आया। ये देखें, ये अभी एक तरफ देना चाहिए। तो एक और बात है, जो टैरिफ है या कैपेसिटी पेमेंट खाली ही नहीं की है, उनकी नहीं है, जो वापडा के हैं, विंड और सोलर की नहीं है। मैं आपको बताता हूं, यहां पे एक विंड का पावर प्रोजेक्ट है जिसका जो टैरिफ है 90 रुपए है, और इसी मुल्क में एक विंड का टैरिफ है जिसका है 15 रुपए। अच्छा, एक और बता देता हूँ यार, ये सारी ब्रेकिंग खबरें आप गुमर से पूछ रहे होते हैं। बात ये है कि इसी मुल्क में एक सोलर का प्रोजेक्ट 50 रुपए है, वो गवर्नमेंट का अपना है। माशाल्लाह शहबाज शरीफ ने इफ्ताह किया था भागलपुर का, और एक ये पाकिस्तान में 4 रुपए भी का भी है। ठीक, ये देखें, जब फिगर कंपेयर करता है तो देखिए ये मसला कहाँ से है। और आज भी अगर वो जो कोल पावर प्लांट है, अगर आप पता करें कि इनके मालिक असली कौन है, वो पता नहीं। अब मैं इससे आगे एक बहुत बड़ा है कि कौन किसका फ्रंटमैन है, किसकी कंपनी कौन चल रही है, कहां पर चल रही है, और ये तो पता नहीं कि ये एग्रीमेंट्स ऐसी क्या चीजें हैं कि ना पार्लियामेंट के अंदर इनको लाया जा सकता है, ना इनको किसी और फोरम पे डिस्कस किया जा सकता है। बहरहाल हमारे साथ इंजीनियर सलाहुद्दीन रिफाई और अरशद अब्बासी साहब मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तान में IPPs के हवाले से हम बात कर रहे हैं। इंजीनियर सलाहुद्दीन रिफाई और अरशद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों की ज़रा मैं तवज्जो चाहूँगा ताकि ये जो इस वक्त टास्क फोर्स की जो रिकमेंडेशंस हैं जो होने जा रहे हैं उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ ताकि उसके ऊपर हम बात करें। सबसे पहले तो ये कहा गया कि
जो पहले से मुआहदे हैं, पार परचेज एग्रीमेंट्स हैं, उनको मनसूख कर दिया जाए, उनको मनसूख किया जाएगा। फिर उसके बाद रेट ऑफ रिटर्न जो है, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 10% पर महदूद कर दी जाए, और उसमें जो यूएस डॉलर है वो डॉलर रुपी पैरिटी 168 के ऊपर उसको फ्रीज किया जाए, 168 डॉलर पे। उसके साथ जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है वो फॉरेन और लोकल दोनों जो हमारी आईपीपीज हैं पावर हाउसेस की, उसको 70% तक कर दिया जाए, 70% तक कमी की जाए। और दूसरा, इसको भी 168 के ऊपर 168 रुपी डॉलर के ऊपर इसको फ्रीज किया जाए। फिर उसके साथ फ्यूल अरेंजमेंट कंपनी के जिम्मे डाला जाए, कंपनी जो है उसके जिम्मे इंश्योरेंस कॉस्ट भी है वो भी कंपनी के उसमें डाला जाए। फिर टेक एंड पे के जो एक्सक्लूसिव राइट्स हैं वो सेंट्रल पावर परचेज अथॉरिटी सीपीपीए के पास हों। और फिर उसके साथ साथ जो फोर्स मेजोर के जो क्लोजर्स हैं, जो क्लॉजेस हैं, उनको ओमिट किया जाए, उनको निकाला जाए इस एग्रीमेंट से। और फिर जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात हुई कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है वो पार्टीज के दरमियान अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थ्रू या इस्लामाबाद कोर्ट्स के थ्रू जो है वो तय होंगे। बाकी बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं। तो रिफाई साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं अब ये टास्क फोर्स जो बनी है और जो एकदम प्रेशर आ रहा है, पूरी कौम की तरफ से डिमांड आ रही है, क्या इसमें कुछ हो पाएगा सही कि नहीं? इसमें जो आपने तजावीज़ मुझे बताई हैं, इसमें जो दूसरी तजावीज़ है कि जिसमें रिटर्न ऑन इक्विटी 10% पे लाया जाए और उसे $168 पे उसे फ़िक्स किया जाए, ये एक बेहतर तजवीज़ है। इसी तरह फ़िक्स्ड O&M के फ़ॉरेन और लोकल कंपोनेंट को 70% लाकर और रुपीज़ में किया जाए, या इससे भी कम होना चाहिए। मैं आपके लिए अर्ज़ करूँ कि जो सरकारी पावर हाउस हैं थर्मल वापडा के, उन्हें जो कंपेयर किया जाए पावर हाउसेज के, तो उनकी जो O&M है वो फिक्स्ड और वेरिएबल इन आईपीपीज़ के मुकाबले में हार्डली 10% है, 10%। और जो कास्ट है पूरे वापडा के हाइडल, थर्मल, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सारे नेटवर्क की जो इंश्योरेंस कास्ट है वो एक हबको के, एक पावर हाउस की इंश्योरेंस कॉस्ट के बराबर है। यानी एक हबको 1200 पाउंड की इतनी ज़्यादा है डॉलरों में कि इन सब की उसके बराबर है। ये वो फैक्ट्स हैं जो उनको पता है, जो मेहनत करते हैं, जो जानते हैं, जो पावर सेक्टर के आदमी हैं। इनका ये तरीका है कि पावर सेक्टर पूरा रो रहा है पिछले 50 साल से कि कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। इन्होंने उनकी तो बात सुनी नहीं। सारे फैसले ये खुद कहाँ बैठ के करते हैं, क्यों करते हैं, किन हालात में करते हैं और किन के इंटरेस्ट पे करते हैं। ये वो चीज़ है जिसकी वजह से सारा मामला ख़राब हुआ। आज भी कहीं से अगर आप जानना चाहें कि आजकल पर आईपीपी हर एक की कैपेसिटी कॉस्ट कितनी है, यूनिट्स कितने हैं, उनकी क्या उनकी एनर्जी कॉस्ट है, तो आपको कोई देगा नहीं। सीपीपीए वो महकमा है जिसकी अब आपने की कि वो सारी बातों को छुपाने के पैसे लेता है। ऐसे इदारे हैं पावर सेक्टर में जिनकी तनख्वाहें बाकी लोगों से 10-10 गुना, 8-8 गुना ज़्यादा रखी गई इस बात के लिए कि वो करते रहें जो उनके मास्टर्स कहते हैं, और जो कुछ उन्होंने किया वो सारी कौम देख रही है। अगर ये सारा कुछ अच्छा होता तो ये हालात ना होते। जाहिर बात है कि गलत हुआ है। जैसे अभी अरशद भाई साहब और आप फरमा रहे थे कि 2013 से 23-24 तक आज तक हमारी ज़रूरत अगर ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 हज़ार की थी तो उसकी जगह इतने ज़्यादा और ले जाने की क्या ज़रूरत थी, 23,000 मज़ीद ऐड करने की। जिसके नतीजे में ये जो एग्रीमेंट हैं ये दो धारी तलवार हैं। कैपेसिटी कॉस्ट बहरहाल देनी है, उसकी कोई ना कोई कैपेसिटी कॉस्ट है। कॉन्ट्रैक्ट की शक्लें हो सकती हैं, इस शक्ल से बेहतर हो सकती है, कैपिटल कॉस्ट को सही लाया किया जा सकता है। यानी वापडा जो सारे प्लांट्स बनाता रहे, मैं आपकी इतला के लिए अर्ज़ करूँ और नाजरीन की कि 1959-60 से लेकर और 95 तक वापडा को गवर्नमेंट ने कोई पैसा नहीं दिया। बजट के नाम पर कर्जा दिया गया और उस कर्जे पर 18% सूद मुरक्कब था। 59 से लेकर 96 तक वापडा या पावर सेक्टर ने जो कुछ बनाया, पावर 15,000 मेगावाट के पावर हाउस, और इस वक्त जो मौजूदा उन्हें मिला था उस नेटवर्क से 250 गुना बड़ा नेटवर्क, वो सारा उन्होंने अपने नफ़े में बनाया और वो नफ़ा कंज्यूमर्स ने दिया। उसके बावजूद जो 61-60 से लेकर 96 तक का हमारा टैरिफ रेट इंक्रीज था वो ज़्यादा से ज़्यादा 8% था। मैं एक बड़ी एनालिसिस आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ। और उसके बाद 96 में IPPs आने के बाद उससे आज तक अगर देखें तो ये इंक्रीज कंपाउंड बेसिस पर 12% है, कंपाउंड ग्रोथ के लिहाज से। अगर इसे एवरेज के देखें तो शायद ये 20% बनेगी, जिसकी वजह से सारी कौम चीख रही है, इंडस्ट्री चीख रही है, सनत बैठ गई है। और मैंने ये सारी चीज़ें 95-96 में लिख दी और लोगों से कहता फिरा, लेकिन लोग पावर सेक्टर के लोगों को कहते हैं तुम कौन हो, तुम एक नई स्टेट हो, वापडा हाउस तो एक वाइट एलिफेंट है, तबाह कर दो इसको। भाई ये इदारा वो है जिसकी वजह से मुझे एक पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ साहब, मैं नाम भी ले दूँ, जनरल असलम बेग साहब ने सारी बातें रिसर्च सुन के कहा कि ये तो हमें आज पता चला है कि पाकिस्तान की फर्स्ट डिफेंस लाइन तो वापडा है।
अगर वापडा जब तक नहीं था तो हमारी जो ग्रोथ थी डिफेंस की वो तो हर साल में 5% थी, और वापडा के आने के बाद 60 में हमारी ग्रोथ 15%, 20%, 40%, 50% हो गई डिफेंस की। एटम बम बना तो इन पैसों से बना, टैक्स आए तो वापडा की ग्रोथ से, इंडस्ट्री से आए, एग्रीकल्चर से आए। काश कि कोई एनालिसिस करने का रिवाज हो। मैं इससे पहले मुझे मना था, मैं सर्विसेज में था, उन्होंने मुझे रोका हुआ था। आज मैं पहली दफ़ा एक चैनल के ऊपर ये बात जो है करने आया हूँ, क्योंकि मेरे साथ अब कोई पाबंदी नहीं है किसी, मैं क्योंकि जब मैं कहीं मुलाजमत कर रहा था मैंने 56 साल सर्विस की है, 56 साल हो गए मुझे पावर सेक्टर में काम करते हुए इमरान साहब, और मैंने हर रोज़ 20 घंटे 15-15 घंटे रोज़ काम किया है, और ये मैंने मुल्क के अपने समझ के काम किया है। सारे लोगों ने ऐसा नहीं किया, और बहुत शागिर्द हैं हमारे पावर सेक्टर में। बहरहाल तो ये हमने अगर ऐसे ही लोग दोबारा इख्तियार किए जिनको पता है नहीं, ना किलोवाट का पता है, ना किलोवाट आवर का पता है, ना उन्हें वोल्टेज का पता है, यानी ट्रांसमिशन नहीं बन रही, और आप मेगावाट्स 20-20 हज़ार ऐड कर रहे हैं, और ट्रांसमिशन के लिए तो गवर्नमेंट ने कभी 1 रुपया भी नहीं दिया। इसमें ये तो एक पॉलिटिकल, सर ये तो एक पॉलिटिकल एजेंडा भी था ना, इसके ऊपर इलेक्शन लड़े गए, इसके ऊपर बाकायदा फिर वो 200 यूनिट जो है बिजली फ्री करने की इलेक्शन में बातें हुई। तो ये तो मतलब आवाम को भी बेवकूफ़ बनाया, और अशराफिया को भी बेवकूफ़ बनाया, सरमायाकारों को भी बेवकूफ़ बनाया एक मखसूस टोले ने। यही बात है ना जी। अब हम सियासतदान नहीं हैं, ना हमारा किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ है, लेकिन मुल्क को चलाने से और निज़ाम से तो हम सब का ताल्लुक है, क्योंकि इस मुल्क को बिठा दिया गया, इसकी मईशत को अरशद अब्बासी साहब। अब जो एक इम्प्रेशन ना, क्योंकि देखिए हम जैसे तालिब इल्मों के लिए बहुत सारी चीज़ें, अब जैसे ये कहा गया कि 94 और 2000 उसके बाद 2002 की जो पॉलिसी है, उनको अगर आप उनका टैरिफ ज़ीरो भी कर दें, कैपेसिटी पेमेंट ज़ीरो भी कर दें, तो वो हार्डली मेरे ख्याल से 1-8 रुपए का फ़र्क पड़ रहा है आपकी फ़ी यूनिट उसमें। लेकिन असल जो हार्मफुल थी चीज़ वो 2015 की पॉलिसी के बाद जो आईपीपीज वगैरह लगी, इंक्लूडिंग जो सीपैक के अंदर चाइनीज इन्वेस्टमेंट आई और उनके पावर हाउसेस। तो ये भी लिखा गया, ये भी मीडिया में बातें हुई कि जनाब आप उसको कैसे रिस्ट्रक्चर करेंगे, और वहां से जो है वो बड़े मसाइल हैं चाइना की तरफ से, जाहिर है कि उनकी भी इन्वेस्टमेंट है और इंटरनेशनल फिर एक जो सॉवरेन गारंटी है, ये सारी चीजें होती हैं। तो अब किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है इन सिफारिशात को देखकर, और स्पेस है या फिर किसी के पास बात करने की? इमरान साहब, आपने जैसे शुरू में कहा है कि ये सिफारिशात पेश की हैं, मसला ये है कि सबसे पहले सिफारिशात में ये बात कहीं पे आई है कि सिफारिशी बंदों को निकालना है। देखिए, अभी तक किसी ने ये बात नहीं कि जिन्होंने ये काम किया वो अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ पावर में बैठे हुए हैं, नेपरा में वही लोग बैठे हुए हैं, सीपीपी वही बैठे हुए हैं। सच्ची बात तो ये है कि पूरा पाकिस्तान, इवन पाकिस्तान आर्मी, हर अपटमा, हर पाकिस्तान में हर बंदा बोल रहा है, और कहाँ से कहाँ बात चली गई। कभी किसी की जुर्रत हुई है कि उन बंदू जिनके हाथों से ये काम हुए उनसे पूछ सकें ये तुमने ये क्या किया है? ये जुल्म देखें, मेरा ख्याल है, मैं आजकल तो मुझे कहने में मजबूर हो रहा हूँ मैं, चूँकि रवाई साहब भी हैं, इन लोगों ने इतना ज्यादा जुल्म किया है जितना मेरे ख्याल में नेतन्याहू ने फ़लस्तीन में नहीं किया। अगर उसने 40,000 फ़लस्तीनी मारे हैं, शहीद किए हैं, तो इस दुनिया से चले गए हैं, वो जन्नत में ऐश कर रहे हैं। इन 250 मिलियन लोगों को इस नेपरा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर और सीपीएपी के जो लोग बैठे हैं, मुझसे पूछें उनकी कैपेसिटी क्या है। उन लोगों ने हमें ये सजा दी है कि तुम जीते जी यही रहो। तो इन सिफारिशात की जो पहली बात है उसमें कई बात आई है कि सिफारिशें निकालने, एक बात। दूसरी, क्या खाली यही मसला है? एक दफ़ा ये हल करके जी आईपीपी 2015 2000 जो 94 के, यार वो तो रिटायर्ड हो गए हैं, उनको तो हो, उनको आप नोटिफाई नहीं कर सके अभी तक। ये तो आधे घंटे की बात थी, उनको नोटिफिकेशन के लिए इतनी बड़ी सिफारिशा, इतने मोहसिन नकवी से लेके पता नहीं कौन कौन आ रहे हैं, कितने लोग आ गए, ये तो आधे घंटे की बात है। एक देखिए, मैं अभी आपके पास प्रोग्राम नहीं है, बांग्लादेश जैसे मुल्क हैं जो बाद में हमसे आज़ाद हुआ, हमसे अलहदा हुए, इवन उनके एफिशिएंट पावर प्लांट 22 साल के बाद, 23 साल के बाद मैं गिना सकता हूँ कौन कौन से उन्होंने रिटायर्ड किए 23 पे। इंडिया में दिन वैसे भाई जिसकी 25 साल एज हो गई है उसको फारा करे। यहाँ आज तक तो हमारी पॉलिसी नहीं बनी। इसी मुल्क में ये देखें ना, ये मैं और आप जो बैठे हैं, या रफ़ाई साहब बैठे हैं, या जो आर्मी चीफ बात कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं, ये काम नेपरा का था, वो अब यहाँ हम बैठे कर रहे हैं, गली गली मल्ले ये काम हो रहा है।
वो इनसे किसी ने पूछा भाई तुम्हारा क्या काम था? अगर खाली टैरिफ ये है तो टैरिफ जो है वो जनाब सॉफ्टवेयर में बना के देता हूँ, उससे मालूम हो सकता है कि हर महीने फ्यूल एडजस्टमेंट ये इतने बढ़ा दो, इतने करा दो। कभी आप इस्लामाबाद आए, कभी आपने देखा कि कैसे लोग बैठे हुए हैं? हमने उनसे नहीं पूछना कि उन्होंने क्या जुर्म किया। देखिए मुझे कह लेने दीजिए, मुझे नहीं पता क्या जुर्म है किसी जनरल का और उसका कोर्ट मार्शल हो रहा है। यार मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो कोर्ट मार्शल इनका होना चाहिए। रफ़ाई साहब मुझे इत्फाक करेंगे कि जिन्होंने मनोहन ये सारे एग्रीमेंटों पे आंखें बंद करके साइन किए, और मैं आपकी सिफारिशात से हैरान हूँ रफ़ाई साहब से इसके ऊपर यानी क्या आपका क्या हाल है कि आर्बिट्रेशन वो रखेंगे, लाहौर इस्लामाबाद हाईकोर्ट रखेंगे? 25 करोड़ की आबादी जो है इस वक्त अजियतनाक जिंदगी गुजारने पर मजबूर है सिर्फ बिजली के बिलों को लेकर। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, रिफाई साहब से इसका जवाब जानेंगे कि पॉलिसी जिन्होंने ये बनाई उनके साथ क्या होना चाहिए, उनको निशानी इबरत क्यों नहीं बनाना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। इंजीनियर सलाहुद्दीन रिफाई साहब, सर ये बताइए, ये सारी चीज़ें जो इस वक्त हम देख रहे हैं ये तो रॉन्ग एट बिगनिंग हुआ, अब इसका हिसाब किताब क्यों नहीं लेती हुकूमत और जो दीगर हमारे मुख्तदर इदारे हैं? ऐसे लोगों को तो ज़रा सामने लाके खड़ा करना चाहिए कि उन्होंने किया क्या है इस मुल्क के साथ। एक हंसते बसते चलते मुल्क को उन्होंने तबाही के रास्ते पर डाल दिया महज अपनी इस तरह की पॉलिसीज से। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि वो कंपनियां अमेरिका की थी, फ्रांस की थी, फ्रांस की गवर्नमेंट का जो वहाँ का वापडा है जिसके 5 करोड़ कंज्यूमर हैं, उन्होंने बांग्लादेश में और इजिप्ट में हमारी कॉस्ट से 1/3 के ऊपर पावर हाउसेस बनाए थर्मल, और हमसे ज़्यादा एफिशिएंट बनाए, कंबाइंड साइकिल बनाए और ये 94-5 में बनाए क्योंकि उन्होंने बाकायदा टेंडर किया और कंपेटिटिव बिडिंग की। हमारे यहाँ कंपेटिटिव बिडिंग के बगैर ये काम किया जाता है क्योंकि हम कहते हैं जी कर्ज आ रहा है, जिससे कर्ज लिया उसके कहने पर जो मर्जी कर दो। हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी इस कर्जे के चक्कर में अपने हाथ रंगते हैं और जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाती हैं और फिर हम कैपेसिटी कॉस्ट का जैसे कि रोना रो रहे हैं, फिर कहते हैं जी सॉवरेन गारंटी दी हम कुछ नहीं कर सकते। भाई जिस वक्त जिसका काम उसी को साजे। आप कभी किसी डॉक्टर से ऐसे इलाज कराएंगे कि जी डॉक्टर जो है बच्चों का इलाज कराना हो तो जाके आंखों में से करा लो। एक जमाने में कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी तो हुआ करता था जो इस तरह की चीजों में, वो खैर कमीशन तो अभी भी है, लेकिन इस तरह के जो एग्रीमेंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनके ऊपर बड़ी उसकी नजर होती थी। क्या उस जमाने में नहीं था ये सारी चीजें? उससे पहले मोनोपोली मेरे ख्याल से बिल्कुल आपने सही फरमाया। पहले ये इसका नाम मोनोपोली कंट्रोल अथॉरिटी होता था। इनका जो है वो टास्क इनका थोड़ा लिमिटेड था। एक ज़माने की बात कर रहा हूँ 30-40 साल पहले जब 94 वगैरह के आए, लेकिन बाद में ये CCOP ये बन गया हुआ है और ये जो ताज़ा पिछले 15-20 साल में वहाँ तो इनका रोल था, इनको इस पे आना चाहिए था। देश को स्टेप लें कि किस तरह आप बगैर मतलब ये 2015 की जो पावर पॉलिसी है उसके बाद के जो एग्रीमेंट्स हैं तो वहां पे तो फिर बनता है, जिम्मेदारी बनती है कंपटीशन कमीशन की। उस वक्त इनकी पावर्स थी, इनकी पावर्स पूरी थी। वो 2-2 लाख और 4-4 लाख 6-6 लाख के एग्रीमेंट्स पे कितने महकमों को रोक के 2-2 साल तक एग्रीमेंट डिले करते रहते हैं। लेकिन इतने बड़े जो पूरे मुल्क की काया पलट देने वाले, उसको या बेहतर करने वाले या तबाह करने वाले, उनके ऊपर वो बोले ही नहीं। उनको कह दिया जाता है जी आप हट जाएं, ये कैबिनेट का डिसीजन हो गया जी बस आप इसमें नहीं बोलेंगे, फलां चीज में आप नहीं बोलेंगे, ये ऐसा हो गया। अब ये जो पावर हाउसेज बने हैं, आप हैरान हो गए कि ये पावर हाउसेज जो हैं ये सारे पंजाब गवर्नमेंट ने इसमें लीडिंग रोल लिया है। पंजाब गवर्नमेंट ने पावर हाउसेज बनाए हैं 1350 मेगावाट के, और फेडरल ने भी बनाए हैं और IPPs मॉडल पे बनाए। भाई गवर्नमेंट अगर बना रही है और कर्ज ले रही है, चाइना से ही चले हमारा दोस्त है जिससे भी ले रहे हैं, तो वो एक तो टर्म्स अच्छी होनी चाहिए, दूसरे उसको IPPs मॉडल की तरह बजाय उसके वो एक वापडा का जैसे मॉडल था कि वो बनाते थे। उनके आज जो 6000 मेगावाट हैं वापडा के, जिसको कहते हैं उड़ा दो फेंका दो, मैंने उनको इम्प्रूव करके 2002 से 3-4 तक उनमें से 2000 मेगावाट फॉर नो कॉस्ट 2 बिलियन लगाकर हमने महीने का कम से कम 4 बिलियन उनसे बचाया था और वो हमने रिट्रीव कर दिया। फिर मैंने USA से पैसा लेकर 2010, 11, 12 में दोबारा उनको रिन्यू किया। अमेरिका में 55-60 साल पुराने थर्मल पावर प्लांट भी चल रहे हैं, ये जो बांग्लादेश में भी चल रहे हैं। अगर वो वाकईतन नहीं चल सकते तो रिटायर करें, लेकिन अगर लास्ट मिनट है अरशद अब्बासी साहब, अभी जो बात हुई कि कैबिनेट से अप्रूवल हो गया तो ठीक है, अब तो आजकल तो बहुत सारी चीजें कि कैबिनेट से अप्रूवल हो गया तो फिर उसके ऊपर नैब भी नहीं कुछ करेगा, अभी जो लॉज है। बहरहाल मैं ये जानना चाह रहा हूं कि कैबिनेट से अगर कोई चीज अप्रूव होती है तो उसके ऊपर सवालिया निशान यहां पर यह आता है कि कैबिनेट के अंदर जो लोग बैठे हैं उनकी अपनी क्या कैपेसिटी है, उनकी अपनी क्या सलाहियत है, और जो अप्रूवल वो दे रहे हैं वो
आइंदा 15, 20, 25 साल बाद यही अलमिया इसी तरह का हमने भुगतना है सर? यार इमरान, थोड़ी ये प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के, आपका ख्याल है कि कैबिनेट में कोई बड़ी हेल्दी डिस्कशन होती है और वहाँ पे इतनी डेमोक्रेसी है कि वहाँ पे मिनिस्टर कहता है कि जी नहीं प्राइम मिनिस्टर साहब ऐसे नहीं ऐसे होगा, है किसी की हिम्मत? एक बात रफाई साहब ने भी अभी बड़ी दुरुस्त बात की कि कम्पिटिटिव बिडिंग नहीं हुई है IPPs में। आप देखें कि 2018 में जाके नेपरा ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि अब जो IPP लगेंगे उसमें कम्पिटिटिव बिडिंग होगी और हम वो चेक करेंगे। और दूसरी बात, बसद एहतराम रफाई साहब से, ये वापडा था किसी ज़माने में, वो बात ठीक है। अब तो ये हाल है कि कितना बड़ा नीलम झेलम प्रोजेक्ट है वो बंद पड़ा हुआ है, वापडा के काम वो उसको रिपेयर नहीं कर सके। इनके भी जितने भी जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, फाजिबल 8 बिलियन का मैं नाम दे सकता हूँ, खान ख्वार अलाई ख्वारी जो उसमें सारे ख्वारी में 8 बिलियन का जाके 50 बिलियन में ख़त्म हुआ है कि ये सबसे बड़ा अलमिया है इस मुल्क का। और स्पेशली जो जिस पावर सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, जिसको सही करने जाने की बात हुई थी, नाअहलियत और करप्शन का वो दलदल है कि जिसमें से एक पैर निकालने की कोशिश करते हैं तो आपका पूरा वजूद जो है उस दलदल में धंसता चला जाता है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी नाज़रीन। और बहुत बहुत शुक्रिया इंजीनियर सलाहुद्दीन रिफाई साहब और अरशद अब्बासी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।